हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और साथ ही साथ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जहां जाकर आप आसानी से घूम सकते हैं। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यह वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर दूर तक फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय व सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। दोस्तों, आप यहाँ बस, ट्रेन या फ्लाइट से जा सकते हैं। कन्याकुमारी ही यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। कई जगहों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो मदुरई, चेन्नई या त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन तक आकर वहाँ से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नागरकोइल जंक्शन है, जहां से कन्याकुमारी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। वहां से आप किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से कन्याकुमारी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम है, जो केरल राज्य की राजधानी भी है, जहां से कन्याकुमारी मात्र 90 किलोमीटर है। यहां से कैब या बस के द्वारा आसानी से कन्याकुमारी जाया जा सकता है। अगर हम बस से जाने की बात करें तो आपको चेन्नई, मदुरई, त्रिवेंद्रम या त्रिची से आसानी से कन्याकुमारी के लिए कई सारी बसेस मिल जाएंगी। अगर सीजन की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच साउथ घूमने के लिए बेस्ट है। इस समय यहाँ गर्मी बहुत ही कम पड़ती है। दोस्तों, मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आप कन्याकुमारी बाई ट्रेन से पहुँचेंगे। हम लोगों की ट्रेन सुबह 5:30 पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। उसके बाद ऑटो वाले भैया ने हम लोगों को 100 रुपये में होटल छोड़ दिया। आप लोग स्टेशन के आसपास होटल ले सकते हैं, जो लगभग 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये में मिल जाएगा। आप चाहें तो सी व्यू वाले होटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कॉस्टली होंगे आपके लिए। अगर खाने की बात करें तो साउथ इंडियन खाने के साथ नॉर्थ इंडियन के भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। डे 1 में हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग होटल में चेक इन करने के बाद सनराइज देखने के लिए सनराइज पॉइंट पर पहुँच गए थे, जो लगभग 200 मीटर था होटल से। आप अपने ट्रैवल इटिनरी के अनुसार इस पॉइंट के लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो लगभग 6 बजे तक ज़रूर पहुँच जाएँ। इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जो बेहद ही आकर्षक लगता है। लेकिन कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से इस नज़ारे को लोग नहीं देख पाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू जाने का प्लान कर सकते हैं, जो सनराइज पॉइंट के पास ही स्थित है। यहाँ जाने के लिए गेट 8 से 4 बजे तक ओपन रहता है। इसके लिए 75 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट भी लगता है, जिसमें फेरी का अप डाउन चार्जेस इंक्लूड होता है। इस मेमोरियल को समुद्र के अंदर 500 मीटर स्थित एक चट्टान पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान को साधना के लिए चुना था। इसके लिए स्वामी जी ने इस समुद्र की दूरी को तैरकर पार कर इस शिला में पहुंचे थे। दोस्तों, यह स्मारक भारत की पारंपरिक और आधुनिक स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसको बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर शॉपिंग के ऑप्शन भी हैं। आप चाहें तो यहाँ की यादें अपने साथ ले जा सकते हैं। विवेकानंद मेमोरियल के पास तिरुवल्लुवर स्टैचू भी है। यह सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ओपन रहता है। यह स्टैचू को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि तमिल पंचांग की शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी। इनको दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। यह प्रतिमा लगभग 133 फीट ऊंची है। इन स्मारकों को देखने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आप लंच करके यहाँ की गलियों में शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का समुद्र तट अपने सीपियों और स्मृत चिन्हों के साथ ही साथ लकड़ी और बांस से बने उत्पादों के लिए भी फेमस है। उसके बाद आप देवी कन्याकुमारी मंदिर जा सकते हैं, जो देवी शक्ति के अंश के रूप में वहाँ पर विराजमान है। यह मंदिर मार्केट के पास ही स्थित है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के सभी स्मारक, मंदिर, म्यूजियम व अन्य प्लेसेस बीच रोड के पास ही स्थित हैं। यहाँ चलकर इनको पैदल आसानी से कवर किया जा सकता है। बीच के रास्तों को एंजॉय करते हुए आप अगले पड़ाव के लिए गवर्नमेंट म्यूजियम जा सकते हैं। यह म्यूजियम 15वीं सदी की मूर्तियों, सिक्कों, पत्थर की मूर्तियों व विभिन्न कलाकृतियों के लिए फेमस है।
बीच रूट पर थोड़ी दूर चलने पर फूड कोर्ट है, जहां पर आप जाकर विभिन्न प्रकार के खाने का आनंद ले सकते हैं। बीच रोड में ही फूड कोर्ट के पास एक्वा वर्ल्ड है, जहां जाकर आप समुद्र में पाई जाने वाली कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियां देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो समुद्र के किनारे बैठकर सी व्यू को एंजॉय करते हुए स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। फूड कोर्ट के 100 मीटर आगे व्यू टावर है। यहाँ की घुमावदार सीढ़ियाँ आपको टावर के ऊपर तक ले जाएंगी, जहाँ से आप समुद्र की मनमोहक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह व्यू टावर प्राकृतिक सुंदरता के साथ सूर्योदय व सूर्यास्त का भी अनुभव प्रदान करता है। व्यू टावर के अपोजिट में थोड़ी दूर पर लाइट हाउस है। यहाँ जाने के लिए आपको शॉर्टकट ले सकते हैं, नहीं तो घूमकर आने में यहाँ लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। यह मॉर्निंग में 10 बजे ओपन हो जाता है और 10 रुपये की टिकट के साथ आप इसके टॉप पर जा सकते हैं। यह टावर लगभग 110 फीट ऊंचा है। यहाँ से आप पूरे कन्याकुमारी के शानदार व मनमोहक नज़ारों को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू व दूर दूर तक समुद्र की बेहद खूबसूरती आपको यहाँ से आकर्षित करेगी। दोस्तों, व्यू टावर के थोड़ी दूर पर ही महात्मा गांधी मंडपम है। यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। यह लगभग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। इस मेमोरियल में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कई सारी स्मृतियों को चित्रित किया गया है। शाम के समय सनसेट देखने के लिए आप सनसेट पॉइंट जा सकते हैं, जो गांधी मंडपम से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर विशाल समुद्र के पानी की पृष्ठभूमि में शानदार सूर्यास्त का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक जो भी प्लेसेस हम लोग कवर कर रहे थे वे सभी कन्याकुमारी टाउन के लोकल प्लेसेस थे। सेकेंड डे में आप कैब या ऑटो बुक करके कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट घूम सकते हैं। कन्याकुमारी टाउन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर तिरुवप्पा वाटरफॉल है। यह झरना तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा से लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं, क्योंकि यह परिसर पार्क, उद्यानों और तालाबों से घिरा हुआ है। अगले प्लेस में आप मुथूर हैंगिंग ब्रिज जा सकते हैं। यह ब्रिज 115 फीट ऊंचा व 1 किलोमीटर तक लंबा है। इस ब्रिज में एक नहर भी है, जो पहाड़ों में सिंचाई के काम आती है। इस ब्रिज से आप कन्याकुमारी की खूबसूरत जंगल व पहाड़ों को देख सकते हैं। यह ब्रिज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप कन्याकुमारी की खूबसूरती के साथ फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं तो यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों, अगले ट्रिप में आप साईं बाबा टेम्पल जा सकते हैं। यह मंदिर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में कन्याकुमारी व नागरकोइल राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत व सुकून भरा है, जो ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पर एक ध्यान कक्ष भी है, जहाँ जाकर आप ध्यान लगा सकते हैं। इस मंदिर को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी वास्तुकला बहुत ही सुंदर है और कन्याकुमारी आने वाले पर्यटकों को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप मंदिर के बाहर बैठेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाता है। वहीं मंदिर में एक दुकान भी है, जिसमें साईं बाबा से संबंधित सभी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर भीड़ ना के बराबर होती है। आप आसानी से जाके इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ट्रिप के अगले पड़ाव में कन्याकुमारी जिले में सुचेंद्रम जा सकते हैं, जो प्रसिद्ध स्थानुमलायम मंदिर का स्थान है। यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु व महेश को समर्पित है और यह मंदिर भारत के उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहां पर त्रिदेवों की पूजा होती है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 134 फीट ऊंचा है, जिससे इसको दूर से ही देखा जा सकता है। यहाँ पर आने वालों को सैकड़ों साल पुरानी उत्कृष्ट कला के दर्शन का भरपूर आनंद मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव रात को यहाँ पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े श्राप से मुक्ति मिली थी। इस मंदिर के अंदर पत्थर से बने पिलर्स भी हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ एक हनुमान जी की मूर्ति भी है, जो लगभग 22 फीट ऊंची है। दोस्तों, सुचेंद्रम टेम्पल के बाद आप पद्मनाभम पैलेस जा सकते हैं, जो कन्याकुमारी जिले के पद्मनाभपुरम में स्थित है। यह एक त्रावणकोर युग का महल है, जिसे कलकुलम पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनाभपुरम पूर्ववर्ती हिंदू सम्राट त्रावणकोर की पूर्व राजधानी है। यह महल वेली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है।
इस महल का निर्माण लगभग 1601 ईस्वी में हुआ था। इसके अंदर आप केरल की वास्तुकला को देख सकते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में आता है, लेकिन इसका रख रखाव केरल सरकार के द्वारा किया जाता है। यह पूरे एशिया में सबसे बड़ा लकड़ी का महल माना जाता है। 15 से अधिक इमारतों के साथ यह लगभग 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। यह महल सोमवार को बंद रहता है और सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। दोस्तों, पैलेस के बाहर ही आपको खाने पीने के साथ ही शॉपिंग के भी ऑप्शन हैं। आप यहां से सजावटी सामान, लकड़ी की मूर्तियां और पत्थर से बनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं में दक्षिण भारत की कारीगरी की झलक को आसानी से देखा जा सकता है। कन्याकुमारी और केरल की सीमाएं आपस में जुड़ी होने के कारण आप चाहें तो तीसरे दिन इन जगहों में जाने का प्लान कर सकते हैं।